हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीबीएसई योद्धा। हम लोग क्लास 12 की ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक। और आज हम लोग इसका चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज़। जितना आसान हो सकता है उतने आसान तरीके से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है और अगर आपको अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर भी करनी है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। ये सारे टॉपिक्स हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है मैन्युफैक्चरिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को फिर हम लोग क्लासिफाई भी करेंगे। उसमें ये सारी आ जाएंगी, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ आ जाएंगी, स्मॉल स्केल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगी। और उसके बाद हम रॉ मटेरियल के बेसिस पे और प्रोडक्ट के बेसिस पे भी इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाई करेंगे, ऑनरशिप के बेसिस पे भी करेंगे। और लास्ट में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़। तो ये सारे एक एक करके हम पढ़ेंगे, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेकेंडरी एक्टिविटीज़ क्या होती है। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटी भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हमने पढ़ा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, जिससे इनकम जनरेट होती है, जिससे क्या होती है, इनकम जनरेट होती है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज भी एक तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। इन्हें समझ लेते हैं एक एक करके। ये सारे कौन पढ़ते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या करती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की वैल्यू बढ़ाती हैं। ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि जैसे कॉटन हो गया, ये क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल प्रोडक्ट है। इस पे हम प्रोसेसिंग करेंगे और इससे बनाएंगे क्लोथ्स। और क्लोथ्स की वैल्यू ज़्यादा होती है कॉटन से, हम सबको पता है। तो हमने क्या किया, एक नेचुरल प्रोडक्ट लिया एज अ रॉ मटेरियल, इस पे प्रोसेसिंग की और अल्टीमेटली इससे एक कपड़ा बनाया और कपड़े की वैल्यू इससे ज़्यादा है। तो क्या हो गया, यहाँ पे वैल्यू ऐड हो रही है। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज ऐड वैल्यू टू नेचुरल रिसोर्सेज बाय ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स। रॉ मटेरियल पे काम करके, प्रोसेसिंग करके वैल्यूएबल प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज में। ठीक है। आगे कह रहा है, एक एग्जाम्पल इसने दिया कि कॉटन से हम लोग यार्न बनाएंगे यानी कि धागा बनाएंगे और धागे से बनाते हैं अल्टीमेटली क्लोथ्स। तो कॉटन एक नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल प्रोडक्ट से हमने क्या बनाए, क्लोथ्स बना दिए और इससे क्या हुई, इसकी वैल्यू बढ़ गई। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल हमारे पास है कि आयरन ओर पे हमने प्रोसेसिंग करी और उससे बनाया स्टील। और स्टील से हमारे पास बनती है मशीन और टूल्स। और हम सबको पता है कि आयरन ओर से ज़्यादा वैल्यू किसकी है, स्टील की है। और स्टील से ज़्यादा वैल्यू किसकी है, मशीन्स और टूल्स की है। तो जो वैल्यू है वो ऐड हो रही है, वैल्यू बढ़ रही है प्रोडक्ट की। ठीक है। आगे कह रहे हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज आर कंसर्न विद मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आ जाएगा, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगी और कंस्ट्रक्शन यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज भी आ जाएंगी। ये सब किस में आ जाएंगी, सेकेंडरी एक्टिविटीज में। अब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है चीज़ों को बनाना। चीज़ों को बनाने में जो जो भी स्टेप्स आ रहे हैं वो सब किस में आएंगे, मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। यही यहाँ पे लिखा भी है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व्स अ कंप्लीट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन। मैन्युफैक्चरिंग में कंप्लीट ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन आएगा। प्रोडक्शन में जो जो भी स्टेप लग रहे हैं, जो जो भी चीज़ें लग रही हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा है। चाहे आप हैंडीक्राफ्ट बना रहे हैं, चाहे आप आयरन स्टील बना रहे हैं, चाहे कंप्यूटर कंपोनेंट्स बना रहे हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स बना रहे हैं, या फिर स्पेस व्हीकल्स बना रहे हैं। ठीक है। तो स्मॉल हैंडीक्राफ्ट से लेके बड़े बड़े स्पेस व्हीकल्स तक चीजें बनाने में जो प्रोसेस यूज हो रही है, चीजें बनाने में जो स्टेप्स यूज हो रहे हैं, वही है मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वर्ल्ड में जहां भी चीजें बन रही हैं उनमें तीन चीजें कॉमन होती हैं। वो क्या क्या होती है, सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ पावर। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको पावर की जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। अब चाहे वो हाइडल हो, ठीक है, या फिर कोल हो, या सोलर एनर्जी हो, किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी हो सकती है। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको पावर की जरूरत पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, मास प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल प्रोडक्ट। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो एक जैसे हैं क्वालिटी में। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं क्वालिटी में। और एक दो पीस ना बन करके क्या बनते हैं, मास लेवल पे प्रोडक्शन होता है, बहुत बल्क में प्रोडक्शन होता है। थर्ड चीज हमारे पास आ जाती है स्पेशलाइज्ड लेबर। यहाँ पे जो काम करने वाली जो लेबर है वो अपने काम में माहिर है, स्पेशलाइज्ड है। आगे कह रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग में बी डन विद मॉडर्न पावर एंड मशीनरी और इट में स्टिल बी वेरी प्रिमिटिव। मैन्युफैक्चरिंग हम लोग प्रिमिटिव तरीके से भी कहीं कहीं देखने को मिलेगी हमें कि प्रिमिटिव तरीके से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, चीजें बन रही हैं। और मॉडर्न तरीके से भी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है। जैसे हैंडीक्राफ्ट क्या है, हैंडीक्राफ्ट क्या है,
प्रिमिटिव तरीके से बन सकते हैं, और ऑन दी अदर हैंड जो ये कंप्यूटर पार्ट्स बनाने वाला जो काम है या स्पेस व्हीकल्स बनाने वाला जो काम है, ये मॉडर्न तरीके से होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग मॉडर्न भी हो सकती है और प्रिमिटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, मोस्ट ऑफ द थर्ड वर्ल्ड यानी कि डेवलपिंग कंट्रीज स्टिल मैन्युफैक्चर इन द लिटरल सेंस ऑफ द टर्म लो और मीडियम टेक्नोलॉजी। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। देखो क्या कह रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज भी कहते हैं, वो आज की डेट में भी मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर रही हैं, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की हेल्प से या फिर मीडियम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की हेल्प से कर रही है आज की डेट में भी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, ये आपको 5 मार्क्स में आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्वेश्चन है या टॉपिक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग की ही बात हो रही है, लेकिन कौन से लेवल की बात हो रही है, लार्ज स्केल की बात हो रही है, और वो भी मॉडर्न। अभी हमने पढ़ा क्या कि प्रिमिटिव भी हो सकती है मैन्युफैक्चरिंग और मॉडर्न भी हो सकती है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मॉडर्न की बात कर रहे हैं, वो भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले, स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स एंड मेथड ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे जो प्रोडक्शन का जो मेथड्स हैं वो एकदम स्पेशलाइज्ड हैं। ठीक है, बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। जो यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं वो अपनी कला में माहिर हैं, एकदम स्किल्ड लोग हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या कह रहा है, पहले एक एग्जांपल है, अंडर द क्राफ्ट मेथड फैक्ट्रीज प्रोड्यूस ओनली अ फ्यू पीसेस विच आर मेड टू ऑर्डर, सो द कॉस्ट आर हाई। क्राफ्टिंग में जो पीसेस बनते हैं वो सिर्फ एक दो पीसेस बनते हैं ऑर्डर पे, और सीधी सी बात है, जब कोई चीज ऑर्डर पे बनेगी तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो हाई होगी। लेकिन मास प्रोडक्शन में क्या होता है, मास प्रोडक्शन इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ लार्ज क्वांटिटीज। यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है लार्ज क्वांटिटी का हो रहा है, और जो यहाँ पे पार्ट बन रहे हैं, जो चीजें बन रहे हैं, वो स्टैंडर्ड चीजें बन रही हैं। स्टैंडर्ड का मतलब एक ही जैसी होगी, एक ही क्वालिटी की चीजें यहाँ पे बन रही है। तो मास प्रोडक्शन में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी में चीजें बन रही हैं और क्वालिटी में एक जैसी चीज होती है। बिल्कुल जो प्रोडक्ट होगा सिमिलर होगा, चाहे क्वालिटी की बात हो, चाहे उसकी टेक्नोलॉजी की बात हो, एक ही जैसी चीजें यूज हो रही हैं। इसके बाद इन चीज़ों को बनाने वाले जो लोग हैं वो अपने काम में माहिर इसलिए होते हैं क्योंकि वो रोज उन्हें एक ही टास्क करने के लिए दिया जाता है। जैसे यहाँ पे ये जो आदमी खड़ा है, ये रोज फैक्ट्री आएगा और इसी जगह पे आके एक ही जैसा काम कर रहा है कई सालों से, तो ये अपने काम में माहिर हो गया, एक्सपर्ट हो गया। तो इस तरीके से ये अपने काम में कोई गलती भी नहीं करेगा, इससे क्या होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो यहाँ पे यही हो रहा है कि मास प्रोडक्शन में जो चीज़ें बन रही हैं वो एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी की होती हैं, और यहाँ पे जो वर्कर है वो रोज एक ही टास्क परफॉर्म करता है, इसलिए वो अपने काम में माहिर है। और हमारी हेडिंग भी क्या थी, हमारी हेडिंग थी स्पेशलाइजेशन ऑफ स्किल्स मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो स्किल है वो स्पेशलाइज्ड है, जो लेबर है वो स्पेशलाइज्ड है अपने काम में, और जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो भी स्पेशल तरीके से है, स्पेशलाइज्ड है। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आता है मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन का मतलब होता है कि अब जो यूज हो रहा है वो मशीनों का यूज हो रहा है। आज की डेट में हम मैनुअल लेबर का यानी कि ह्यूमन लेबर का कम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं और मशीनों का ज्यादा। इससे क्या होगा, एक तो इससे कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना, इससे कॉस्ट कम हो जाएगी, जो लागत आ रही है चीजें बनाने में वो कम हो जाएगी। ह्यूमन लेबर को कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और मशीन 10 आदमियों का काम अकेले मशीन कर लेती है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो कॉस्ट है वो सस्ती हो जाएगी। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन क्या होता है, एक एक करके समझते हैं। मैकेनाइजेशन रेफर्स टू यूजिंग गैजेट्स यानी कि मशीन विच अकम्प्लिश टास्क। मैकेनाइजेशन का मतलब होता है मशीनों को यूज करके काम करना, मशीनों को यूज करके टास्क कंप्लीट करना। आगे कह रहा है, ऑटोमेशन इज द एडवांस स्टेज ऑफ मैकेनाइजेशन। आज की डेट में जो मशीनें जो काम कर रही हैं वो ऑटोमेशन पे कर रही है। अब ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे ये रोबोट खड़ा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो रोबोट खड़ा है, इसे हमने एक बार कमांड दे दी, अब ये पूरा दिन वही टास्क बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, आपको इसे बार बार कमांड देने की जरूरत नहीं है। इसी हम कहते हैं ऑटोमेशन, इसी हम क्या कहते हैं, ऑटोमेशन। आज की डेट में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, आज की डेट में जो मैकेनाइजेशन है वो ऑटोमेशन पे काम कर रहा है। यानी कि मशीनों को आपने एक बार टास्क दे दिया, एक बार कमांड दे दी, वो पूरे दिन उसी तरीके से काम करेगी। आगे कह रहा है, automatic factories with computer control systems where machines are developed to think have sprung up all over the world। अब ये जो ऑटोमेशन वाली जो फैक्ट्रीज हैं जो कंप्यूटर का यूज कर रही हैं चीजें बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, ये आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी हैं। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाता है टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। जो मेडिसिन बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं, मेडिसिन बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, रिसर्च करती रहती है, नई नई चीज़ों पे काम करती रहती हैं। तो देखो क्या कह रहा है,
टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो इंडस्ट्रीज है, ये कंटिन्यूअसली नई नई टेक्नोलॉजी ढूंढती रहती हैं, नई नई चीज़ें ढूंढती रहती हैं। जैसे एप्पल है, वो हर साल कोई ना कोई, कभी एप्पल 16 लाएगा, कभी एप्पल 17 लाएगा, फिर 18 लाएगा, ऐसे 19 लाएगा। ये कुछ ना कुछ एडवांसमेंट कर रहा है अपने मॉडल में। तो इसी तरीके से जो मॉडल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी रिसर्च करके, डेवलपमेंट करके, कुछ ना कुछ नई नई चीज़ें डाल के अपनी टेक्नोलॉजी को इनोवेट करती रहती है, नई नई टेक्नोलॉजी लाती रहती है। अब इससे होता क्या है, इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर क्वालिटी कंट्रोल। एक तो इससे क्वालिटी अच्छी बनी रहेगी, दूसरा एलिमिनेटिंग वेस्ट, जो वेस्ट है वो कम से कम होगा, और थर्ड चीज़ इनएफिशिएंसी एंड कॉम्बेटिंग पोल्यूशन। जो इनएफिशिएंसी है, यानी कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, इनएफिशिएंसी कम हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, एंड पोल्यूशन कम से कम होगा। जहाँ पे ह्यूमन काम कर रहे हैं, सीधी सी बात है, वो गलतियाँ ज़्यादा करेंगे, इतना सटीक तरीके से काम नहीं करेंगे। मशीनें जो हैं ज़्यादा सटीक तरीके से काम कर सकती हैं, ठीक है? तो पोल्यूशन भी कम होगा, वेस्ट भी कम होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। इसका एक एग्जांपल है हमारे पास आज की डेट में, जैसे चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर्स, ईटीसी। अगला हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन। यानी कि किसी भी आप मॉडल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में जाएंगे, किसी बड़ी फैक्ट्री में जाएंगे, तो वहां पे आप देखेंगे सबसे ऊपर कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है? इसके नीचे 2 आदमी काम कर रहे हैं, इसके नीचे 3 आदमी काम कर रहे हैं। एक क्लियर लेयर्स बनी हुई है, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन है, ठीक है? इस तरीके से अल्टीमेटली नीचे लेबर काम करेगी, लेबर इन्हें जवाब देगी, ये आगे जाके जवाब देंगे और अल्टीमेटली अपने बॉस को जाके जवाब देंगे, जो भी उनसे क्वेश्चन करेगा मीटिंग में, पूछेगा कि क्या-क्या चीज़ें बन रही हैं, क्या-क्या नई-नई चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। तो एक कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, पूरा तरीके से काम होता है। जो स्ट्रक्चर है पूरा तरीके से होता है, पूरी स्ट्रेटिफिकेशन के साथ काम होता है। किसे क्या काम करना है सबको पता है। तो क्या कह रहा है, कॉम्प्लेक्स मशीन टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ होती है। दूसरा, एक्सट्रीम स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर, जो अभी हम बता रहे थे कि डिवीजन ऑफ लेबर्स, किसको क्या काम करना है क्लियरली पता है, ठीक है? अब इससे क्या होगा, इट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स विद लेस एफर्ट एंड लो कॉस्ट, ठीक है? तो कम एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि रोज एक ही जैसा काम करना है तो एफर्ट्स कम लगेंगे, और दूसरा कम कॉस्ट आएगी। थर्ड कह रहा है, इट ऑल्सो रिक्वायर्स वास्ट कैपिटल, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ज़्यादा वर्कर्स काम करेंगे, एंड एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, जो चीज़ों को संभालने वाले हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें सुपरवाइज करने वाले लोग होंगे, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होगी, यानी कि एडमिन डिपार्टमेंट अंदर होगा। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है अनइवन ज्योग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, मॉडर्न लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेंगी, आपको कहीं कहीं मिलेगी। इसे ऐसे करके समझ लेते हैं, मेजर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग हैव फ्लरिश्ड इन अ फ्यू नंबर ऑफ प्लेसेस। जनरली जो ये मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग का जो कंसंट्रेशन है, ये आपको कुछ ही जगह पे देखने को मिलेगा, कुछ ही जगह पे आपको ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी। यानी कि 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड, टोटल वर्ल्ड में सिर्फ 10% जगह पे ही ये आपको देखने को मिलेंगी। आगे कह रहा है, दीज नेशंस हैव बिकम द सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। जहाँ पे ये मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, वो नेशंस आज की डेट में इकोनॉमिक सेंटर बन गए हैं और पॉलिटिकल पावर के सेंटर भी बन गए हैं। जैसे आप यूएसए का एग्जाम्पल ले सकते हैं, या फिर हमारा जो वेस्टर्न यूरोप है, वहाँ पे जो कंट्रीज हैं उसका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। आज की डेट में यूएसए भी और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज भी इकोनॉमिक सेंटर्स बन गई हैं और पॉलिटिकल पावर के सेंटर भी बन गई हैं, ठीक है? आगे कह रहा है, manufacturing takes up less land than farming because factories use smaller, more concentrated spaces while agriculture needs large open areas। ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, ये जो इंडस्ट्रीज है, ये बहुत कम जमीन पे, बहुत कम लैंड पे काम शुरू हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में आपको बहुत बड़े खेत की जरूरत पड़ती है। तो ये इसने एक पॉइंट समझाया, ये इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि मैन्युफैक्चरिंग कम जगह पे हो सकती है, ऑन दी अदर हैंड जो एग्रीकल्चर है उसके लिए हमें बहुत बड़ी ज़मीन की ज़रूरत पड़ती है। एक क्वेश्चन हमारी बुक ने हमसे पूछा है, व्हाई डू लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज चूज डिफरेंट लोकेशंस। ये जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, ये अलग अलग लोकेशंस पे काम क्यों करती हैं? इसका जो आंसर है हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, टर्शरी एक्टिविटीज में पढ़ेंगे, जिसमें एक टॉपिक हमारे पास आएगा आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्यों हो रही है, क्या होता है आउटसोर्सिंग, ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द इंडस्ट्रियल लोकेशंस।
ठीक है, ये भी आपको 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब सपोज आप कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप टाटा के मालिक हैं या अंबानी है या अडानी है और आपको इंडस्ट्री शुरू करनी है, तो आप इंडस्ट्री शुरू करने से पहले, कोई भी फैक्ट्री लगाने से पहले क्या क्या चीज़ें देखेंगे? सबसे पहले आता है, सबसे पहला फैक्टर आप देखेंगे एक्सेस टू मार्केट, यानी कि जहाँ पे आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, क्या उसके पास अच्छा खासा मार्केट है या नहीं है, जो आपकी चीज़ों को, जो आपके गुड्स हैं, जो आप सामान बना रहे हैं, उसे खरीद पाने के लिए आसपास मार्केट है भी या नहीं है। तो सबसे पहला क्या आता है फैक्टर, द मार्केट फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो आप चीज़ें बना रहे हैं उसके उसे खरीदने के लिए मार्केट होना ज़रूरी है। अब मार्केट का मतलब यहाँ पे क्या है, इट मीन्स पीपल हु हैव अ डिमांड फॉर दीज गुड्स एंड ऑल्सो हैव द परचेसिंग पावर। मार्केट का मतलब ऐसे लोग जो आपके प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, अब डिमांड तो कर ही रही हैं, दूसरी चीज़ इनके पास परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए, यानी कि इनके हाथ में पैसा भी होना चाहिए। डिमांड भी होनी चाहिए और पैसा भी इनके हाथ में होना चाहिए, इसे हम कह रहे हैं मार्केट। आगे कह रहा है रिमोट एरियाज इनहेबिटेड बाय फ्यू पीपल ऑफर स्मॉल मार्केट्स। रिमोट एरियाज यानी कि जो मेन सिटी से दूर दराज वाले जो इलाके हैं, यहाँ पे क्योंकि लोग कम रह रहे हैं, इसलिए ये जो है छोटा ही मार्केट कहलाएगा। ठीक है, तो रिमोट एरियाज इनहेबिटेड बाय फ्यू पीपल ऑफर स्मॉल मार्केट, लोग कम है तो सीधी सी बात है मार्केट भी स्मॉल होगा। द रीजन्स ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया प्रोवाइड लार्ज ग्लोबल मार्केट्स। ये जो सारी कंट्रीज हैं, ये जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ये बहुत बड़े मार्केट आज की डेट में बने हुए हैं। द डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ रीजन्स ऑल्सो प्रोवाइड लार्ज स्केल मार्केट्स। वो एरियाज जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, अब लोग ज़्यादा हैं तो सीधी सी बात है वहाँ पे मार्केट भी अच्छी खासी होगी, मार्केट भी बड़ी होगी। Industries such as aircraft manufacturing, arms industries have a global market. ऐसी इंडस्ट्रीज जो एयरक्राफ्ट बना रही हैं, जो हेलीकॉप्टर बना रही हैं, जेट प्लेन्स बना रही हैं या फायर आर्म्स बना रही हैं, वो सारे के सारे। और दूसरी चीज़ आर्म्स इंडस्ट्रीज, वेपन बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज हैं, इनकी डिमांड पूरे वर्ल्ड में है, पूरे के पूरे ग्लोबल मार्केट में है। सेकंड हमारे पास आ जाता है एक्सेस टू रॉ मटेरियल। ठीक है, मार्केट हमने देख लिया। दूसरी चीज़ आपको, आप क्या देखेंगे कोई भी फैक्ट्री सेटअप करते हुए, रॉ मटेरियल। तो क्या क्या कह रहा है कि जो रॉ मटेरियल आप यूज़ करेंगे चीज़ें बनाने में, जो आप अपनी फैक्ट्री में जो रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे इंडस्ट्री में, इट इट शुड बी चीप एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट। वो जो रॉ मटेरियल है वो चीप होना चाहिए एंड इट शुड बी ईजी टू ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट भी ईजिली हो जाए। क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन चीप बल्की एंड वेट लूजिंग मटेरियल आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल सच एज स्टील, शुगर एंड सीमेंट इंडस्ट्रीज। देखो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो रॉ मटेरियल की तरह क्या यूज कर रही हैं, चीप बल्कि और वेट लूजिंग मटेरियल, जैसे कि स्टील हो गया। अब यहाँ पे रॉ मटेरियल निकल रहा है, ठीक है, यहाँ पे रॉ मटेरियल निकल रहा है, तो जो इंडस्ट्री है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, ये बहुत दूर नहीं होगी, इसके पास ही होगी। तो यही पॉइंट इसने बताया कि ऐसी इंडस्ट्रीज जो चीप बल्कि और वेट लूजिंग मटेरियल यूज कर रही है, वेट लूजिंग मटेरियल यूज कर रही है एज अ रॉ मटेरियल, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज पास में ही होंगी, बहुत दूर नहीं होंगी। उसका एग्जांपल इसने क्या दिया, स्टील इंडस्ट्रीज हैं, शुगर इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट इंडस्ट्रीज हैं, ये रॉ मटेरियल से बहुत ज्यादा दूर नहीं होंगी जहां से इन्हें रॉ मटेरियल मिल रहा है। आगे कह रहा है पेरिशेबिलिटी इज अ वाइटल फैक्टर फॉर द इंडस्ट्री टू बी लोकेटेड क्लोजर टू द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। अब पेरिशेबिलिटी होता क्या, सबसे पहले समझो। पेरिशेबिलिटी मींस हाउ क्विकली अ प्रोडक्ट गेट्स स्पॉइल्ड और डैमेज्ड। पेरिशेबिलिटी का मतलब होता है कोई प्रोडक्ट कितनी जल्दी खराब हो रहा है, उसे हम कहेंगे कि पेरिशेबिलिटी। तो पेरिशेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, जैसे ये मिल्क प्रोडक्ट देख लो, यहाँ पे जो ये मिल्क प्रोडक्ट है, सीधी सी बात है, अगर आप इन्हें बहुत दूर ले जा रहे हैं और वहां पे जाके इनके पास मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, इन पे प्रोसेसिंग हो रही है, तो ये वहां तक पहुंचते पहुंचते खराब हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, इन्हें बहुत दूर ना ले जा करके पास में ही इन पे प्रोसेसिंग हो जाए, तो ये खराब भी नहीं होंगे, और दूसरा आप इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं और इन्हें मार्केट में बेच सकते हैं। तो कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो ऐसा रॉ मटेरियल यूज करती हैं जो कि जल्दी खराब हो जाता है, तो इनके लिए फायदेमंद क्या होगा, इनके लिए प्रॉफिटेबल क्या होगा कि ये रॉ मटेरियल के आसपास ही अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप कर लें, ताकि ये जो रॉ मटेरियल है ये खराब ना हो। इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे कि एग्रो प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड क्लोजर टू फार्म्स। एग्रीकल्चर से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, या एग्रीकल्चर से रिलेटेड बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं, वो खेतों के आसपास ही बनेंगे, खेतों से इंडस्ट्री में ये रॉ मटेरियल जाएगा और यहाँ पे फिर प्रोसेसिंग होगी। इसी तरीके से जो मिल्क है, ठीक है, जो मिल्क सप्लाई मार्केट है, ये भी इंडस्ट्रीज के पास ही होगा, अदरवाइज ये दूर मार्केट तक ले जाते खराब हो जाता है, हम सबको पता है।
थर्ड हमारे पास आ जाता है एक्सेस टू लेबर सप्लाई। थर्ड चीज आप क्या देखेंगे इंडस्ट्री सेटअप करने से पहले, या थर्ड फैक्टर क्या है इंडस्ट्रियल लोकेशन को इम्पैक्ट करने वाला? लेबर। आपने मार्केट देख लिया, आपने रॉ मटेरियल देख लिया, थर्ड चीज आप क्या देखेंगे, लेबर है या नहीं है काम करने के लिए। तो क्या कह रहा है, सम टाइप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्टिल रिक्वायर स्किल्ड लेबर। आज भी मैन्युफैक्चरिंग में स्किल्ड लेबर की जरूरत पड़ती है, कई जगह पे पड़ती है। Increasing mechanization, automation, and flexibility of industrial processes have reduced the dependence of industry upon the laborers. आज की डेट में मैकेनाइजेशन बढ़ गया है, मशीनों का यूज़ बढ़ गया है, ऑटोमेशन बढ़ गया है, और जो प्रोसेसिंग हो रही है वो फ्लेक्सिबल है, मतलब आप उसे मशीनों से करवाए चाहे आदमियों से करवाए। तो ये जो तीन फैक्टर हैं इनकी वजह से कहीं ना कहीं लेबर्स पे जो डिपेंडेंस है वो कम हो गई है। डिपेंडेंस किस पे ज़्यादा बढ़ रही है? मशीनों पे ज़्यादा बढ़ रही है। फोर्थ हमारे पास आ जाता है एक्सेस टू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। आप अगर कोई बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं तो उसके आसपास एनर्जी का सोर्स भी होना चाहिए, चाहे तो सोलर एनर्जी हो, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे हाइडल हो या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, मेरा मतलब। ठीक है, तो पॉइंट देखो क्या कह रहा है। इंडस्ट्रीज विच यूज मोर पावर आर लोकेटेड क्लोज टू द सोर्सेज ऑफ द एनर्जी सप्लाई, सच एज द एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो बहुत बड़े लेवल पे एनर्जी को यूज कर रही हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है। तो ये क्या करेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी के पास ही अपनी इंडस्ट्रीज लगाएंगे, बहुत दूर नहीं लगाएंगे, जहां से इन्हें इजीली क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। आगे कह रहा है अर्लियर कोल वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। पहले कोल यूज होता था एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। आज की डेट में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर मैनी इंडस्ट्रीज। पहले कोल यूज हो रहा था, आज की डेट में पानी से बनने वाली जो बिजली है यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और पेट्रोलियम जो है वो यूज हो रहा है एज अ फ्यूल। ठीक है, इसके अलावा सोलर एनर्जी भी आ गई है, विंड एनर्जी भी आ गई है, ये सारी चीज़ें भी यूज़ हो रही हैं। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है एक्सेस टू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। ठीक है, इंडस्ट्रियल लोकेशन में ट्रांसपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप ऐसी जगह पे अपनी फैक्ट्री लगाना चाहेंगे जहाँ से इजीली ट्रांसपोर्ट जाता हो मार्केट के लिए, या फिर रॉ मटेरियल आपकी इंडस्ट्री तक आराम से पहुँच जाए, आप ऐसी जगह पे इंडस्ट्री लगाएंगे। ठीक है, जहाँ पे ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़िया हो। तो क्या कह रहा है, स्पीडी एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट इज एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। ट्रांसपोर्ट स्पीडी होना चाहिए एंड एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब बहुत बढ़िया ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जल्दी आपका काम हो जाए, जल्दी रॉ मटेरियल आपकी फैक्ट्री तक पहुंच जाए और फिर फैक्ट्री से मार्केट तक पहुंच जाए। कह रहा है इट हेल्प्स ट्रांसपोर्ट द रॉ मटेरियल टू फैक्ट्रीज एंड फिनिश गुड्स टू मार्केट। ठीक है, फिर से वही, रॉ मटेरियल को फैक्ट्री तक पहुंचाना, और फैक्ट्री से चीज़ों को मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपको अच्छा ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। यही इसने बताया कि रॉ मटेरियल से फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज से फिनिश गुड, ये सारी चीज़ें मार्केट तक पहुंचनी है, फैक्ट्रीज तक पहुंचनी है, और इसमें हमें ट्रांसपोर्ट चाहिए होता है। आगे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स। ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट क्या पड़ रहा है, मतलब ट्रांसपोर्ट कितना महंगा पड़ रहा है, ये चीज़ें भी आप देखेंगे अपनी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने से पहले। ठीक है, आगे कह रहा है वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका हैव अ हाईली डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम लीडिंग टू द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन दीज एरियाज। कह रहा है कि वेस्टर्न यूरोप का जो ट्रांसपोर्ट है बहुत ज़बरदस्त है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका ट्रांसपोर्ट बहुत ज़बरदस्त है। इसी वजह से ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है वो यहीं पे आपको देखने को मिलेंगी। आगे कह रहा है इम्प्रूवमेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन लेड टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड रीजनल स्पेशलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ट्रांसपोर्ट को आप जितना ज़्यादा इंप्रूव करोगे, इकोनॉमी उतनी ही ज़्यादा डेवलप होगी और रीजनल लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट होगी। ठीक है, आगे कह रहा है कम्युनिकेशन इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट नीड फॉर इंडस्ट्रीज फॉर द एक्सचेंज एंड मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि फैक्ट्री को चाहिए रॉ मटेरियल, तो ये क्या करेगा, यहाँ से ऑर्डर भेजेगा इसे। अब ऑर्डर के लिए चिट्ठी तो डालेगा नहीं इसे, आज की डेट में ये क्या करेगा, इसे ईमेल डाल देगा। क्या करेगा, इसे ईमेल डाल देगा और साथ साथ इसे पेमेंट भी कर देगा। इसके बाद ये इसे रॉ मटेरियल भेज देंगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग पे फिर यहाँ पे मार्केट में कोई आदमी बैठा हुआ है, कोई लाला जी बैठे हुए हैं, ये यहाँ से पैसा भेजेंगे, ये यहाँ से ऑर्डर भेजेंगे कि मुझे ये सारी चीज़ें चाहिए, और फैक्ट्री फिर जो प्रोड्यूस्ड गुड हैं, जो फाइनल गुड्स हैं, मार्केट तक पहुँचा देंगे। तो इसके लिए कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जो पेमेंट हो रही है वो भी ऑनलाइन हो रही है, जो ऑर्डर जा रहा है वो भी ऑनलाइन जा रहा है आज की डेट में, तो अच्छा कम्युनिकेशन होना भी ज़रूरी है। फिफ्थ सॉरी सिक्स्थ हमारे पास आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, अलग अलग कंट्रीज़ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ अलग अलग होती है इंडस्ट्रीज़ को लेके। तो क्या कह रही है हमारी बुक हमसे,
Government adopts regional policies to promote balanced economic development and hence set up industries in particular areas. गवर्नमेंट क्या करती है, रीजनल पॉलिसीज बनाती है जनरली, मतलब वो अपनी रीजनल इंडस्ट्रीज को, अपने देश की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की कोशिश करती है, जिससे कि इकोनॉमी बैलेंस रहे। ऐसा नहीं कि बाहर की कंपनीज ही आके टेक ओवर कर लें, ऐसा ना हो। और दूसरी चीज, इसी वजह से पर्टिकुलर एरियाज में इंडस्ट्रीज को या मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाता है। सेवेंथ हमारे पास आ जाता है एक्सेस टू एग्लोमेरेशन इकोनॉमीज, यानी कि लिंक्स बिटवीन इंडस्ट्रीज। ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। एक इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, आयरन और ला रही है निकाल के, और यहाँ पे स्टील बना रही है। अब स्टील जहाँ पे जाएगा और स्टील से यहाँ पे बनेंगी मशीनें, और यही मशीनें आगे जाके किसी और इंडस्ट्री में यूज होंगी दूसरी चीजें बनाने के लिए। ठीक है, तो होता क्या है, मैनी इंडस्ट्रीज बेनिफिट फ्रॉम नियरनेस टू अ लीडर इंडस्ट्री एंड अदर इंडस्ट्रीज। दीज बेनिफिट्स आर टर्म्ड एज एग्लोमरेशन इकोनॉमीज। कई बार फैक्ट्रीज आसपास होती हैं, इस फैक्ट्री को जो भी चीजें चाहिए वो ये बना रही है, और इस फैक्ट्री को जो भी चीजें चाहिए वो ये बना रही है, तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से फायदा उठाती हैं। तो इस तरह से हम कहेंगे, जब इंडस्ट्रीज आसपास होने का फायदा उठाती हैं, एक दूसरे के आसपास होने का फायदा उठाती हैं, तो अब हम इस टर्म को क्या कहेंगे, एग्लोमरेशन इकोनॉमीज कहेंगे। इससे होता क्या है, सेविंग्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिंकेजेस विच एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ये जो अलग अलग इंडस्ट्रीज है इनके बीच में जो लिंक है, इनसे सेविंग्स होती हैं। ठीक है, और इससे अल्टीमेटली क्या होता है, इंडस्ट्रीज को फायदा होता है। तो इसके बाद हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आ जाता है। साइज के बेसिस पे ये सारी हैं, ये अभी हम देखेंगे। रॉ मटेरियल के बेसिस पे ये हैं सारी, ये भी अभी हम देखेंगे। आउटपुट के बेसिस पे बेसिक कंज्यूमर गुड्स आते हैं। ओनरशिप के बेसिस पे ये तीनों आएंगे, ये सारी हम लोग देखेंगे। तो बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज। अब साइज का मतलब ये नहीं कि कौन सी फैक्ट्री ज्यादा बड़ी है, कौन सी फैक्ट्री में ज्यादा बिल्डिंग है, ज्यादा माले बने हुए हैं, ऐसा नहीं। साइज का मतलब क्या हो गया, साइज कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि कोई इंडस्ट्री में कितना पैसा लगा हुआ है, कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है। जितना ज्यादा पैसा लगा हुआ है उतनी ही बड़ी इंडस्ट्री। नंबर ऑफ वर्कर्स, जितने ज्यादा वर्कर्स हैं उतनी बड़ी इंडस्ट्री। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, जितना मास लेवल पे, जितना ज्यादा लेवल में प्रोडक्शन होगा, हम कहेंगे कि ये फैक्ट्री, ये इंडस्ट्री उतनी ही ज्यादा बड़ी है। ठीक है, तो साइज के बेसिस पे सबसे पहले हमारे पास आती है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज या फिर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। अब ये है क्या, इसके नाम से ही पता चल रहा है। देखो क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। ये आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट क्या है, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज या फिर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है द आर्टिशन यूज लोकल रॉ मटेरियल एंड सिंपल टूल्स टू प्रोड्यूस एवरीडे गुड्स इन देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स और पार्ट टाइम लेबर। तो यहाँ पे जो चीजें बन रही हैं वो लोकल रॉ मटेरियल से बन रही हैं और सिंपल टूल्स की हेल्प से बन रही हैं। और यहाँ पे जो लेबर है वो बाहर की लेबर नहीं है, ये लोग क्या करते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प से ही चीजें बना रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो जो रॉ मटेरियल है वो लोकल लेवल पे ही मिलेगा। दूसरी चीज, सिंपल टूल्स यहाँ पे यूज होंगी, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें यूज नहीं होंगी। और जो सामान बन रहा है, जो प्रोडक्ट बन रहा है, वो एवरीडे गुड्स हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, ये बांस की टोकरी जैसी बन रही है, इस तरीके से। ठीक है, तो जनरली क्या करते हैं, ये अपने फैमिली मेंबर्स से ही हेल्प लेते हैं या फिर पार्ट टाइम लेबर रख लेते हैं। तो बहुत स्पेशलाइज लेबर यहाँ पे नहीं होती है। आगे कह रहा है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स में बी यूज फॉर कंजप्शन इन द सेम हाउस होल्ड और फॉर सेल इन लोकल मार्केट्स और फॉर बार्टर। तो ये जो सामान यहाँ पे बन रहा है, या तो ये फिर इसे अपने घर में ही यूज करने के लिए बना रहे हैं, या फिर लोकल मार्केट में सेल करने के लिए बनाते हैं, या फिर बार्टर के लिए भी बनाते हैं। और बार्टर हम सबको पता है क्या है, चीजों को जब हम एक्सचेंज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बार्टर कहते हैं। आगे कह रहा है कि इस इंडस्ट्रीज में, हाउसहोल्ड इंडस्ट्री में, कैपिटल एंड ट्रांसपोर्टेशन डू नॉट wield मच इन्फ्लुएंस एज दिस इंडस्ट्री हैज लो कमर्शियल सिग्निफिकेंस एंड मोस्ट ऑफ द टूल्स आर डिवाइस लोकली। कह रहा है कि इस इंडस्ट्रीज में ना तो कैपिटल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और ना ही ट्रांसपोर्टेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें बन रही हैं एक तो वो लोकल लेवल पे ही बन रही हैं, और उनका कोई कमर्शियल सिग्निफिकेंस भी नहीं है, मतलब मार्केट में उनकी बहुत ज्यादा डिमांड भी नहीं है। ठीक है, और जो जो टूल्स यहाँ पे यूज होती हैं वो भी लोकल लेवल पे ही बनती हैं, वही सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं, बहुत बड़ी मशीन्स यहाँ पे यूज नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको 3 मार्क्स के लिए याद रखना है। ठीक है, अगर वो पूछेगा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, अगर उसने सारा पूछ लिया तो ये 5 मार्क्स में आएगा। ठीक है,
अगर उसने अलग-अलग पूछा, स्मॉल स्केल अलग पूछा, लार्ज स्केल अलग पूछा, तो जनरली चांसेस क्या हैं, ज़्यादातर चांसेस क्या हैं कि 3 मार्क्स में पूछेगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। ये क्या है? देख लेते हैं। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, साइज़ हम कंपेयर कर रहे हैं, कितना पैसा लगता है किसी इंडस्ट्री में, जितना ज़्यादा पैसा लगेगा उतनी बड़ी हो जाएगी, जितने वर्कर हैं, जितने ज़्यादा वर्कर्स हैं उतनी बड़ी होगी और जितना प्रोडक्शन हो रहा है, उतनी ही बड़ी वो फैक्ट्री हो जाएगी, उतनी ही बड़ी वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो जाएगी, ठीक है? तो अब हमारे पास आ जाती है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। कह रहा है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन इज डन आउटसाइड द होम और कॉटेज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, वो घर में नहीं होगा, हाउस होल्ड में नहीं होगा, कॉटेज में नहीं होगा, ये घर के बाहर होगा, कॉटेज के बाहर होगा। अब ये कहाँ कहाँ हो सकता है? या तो किसी वर्कशॉप में हो सकता है, ठीक है, या किसी गराज में हो सकता है, या कोई छोटी सी दुकान ले लेंगे इस तरीके से। एंड इट यूजेस एडवांस प्रोडक्शन टेक्निक। अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी मशीनें यूज कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जैसा नहीं कर रहे हैं ये। लेकिन कॉटेज इंडस्ट्रीज से तो एडवांस ही है। जो कॉटेज इंडस्ट्री जो टूल्स यूज करती हैं, हाथों से बनी हुई टूल्स यूज करती हैं, हाथों से चलने वाली मशीनें यूज करती हैं, यहाँ पे उनसे थोड़ी सी एडवांस मशीनें यूज हो रही हैं। आगे कह रहा है दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूज लोकल रॉ मटेरियल, सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स, जो अभी मैं आपको बता रहा था, एंड सेमी स्किल लेबर। जो रॉ मटेरियल है वो भी यहाँ पे भी लोकल लेवल से ही वो लोग ला रहे हैं, ठीक है, लोकल चीज़ों से ही चीज़ें बन रही हैं। इसके अलावा कह रहा है यहाँ पे जो मशीन्स हैं वो सिंपल पावर ड्रिवन मशीन होती है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं है, बहुत टेक्निकल मशीनें नहीं है। और यहाँ पे जो काम करने वाले जो लेबर है वो सेमी स्किल्ड है, ना तो वो बिल्कुल एकदम नौसीखे हैं और ना ही एकदम प्रोफेशनल लेवल के काम है, सेमी स्किल्ड है। मतलब यहाँ पे जो काम करने वाला है या जो दुकान का जो मालिक है, वो इन्हें बताता रहेगा कि भाई ऐसे-ऐसे काम करना है, और ये लोग उस काम करते रहेंगे कमांड के बेसिस पे, जो-जो से कमांड मिलती रहेगी, जो-जो ऑर्डर आगे से मिलता रहेगा, वैसे-वैसे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करते रहेंगे। तो सेमी स्किल्ड लेबर है। आगे कह रहा है इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट, इससे लोगों को रोजगार मिलता है, एंड रेजेस लोकल परचेसिंग पावर। अब लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनकी परचेसिंग पावर भी बढ़ेगी। कह रहा है कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया एंड ब्राजील ईटीसी हैव डेवलप्ड लेबर इंटेंसिव स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इन सारी कंट्रीज में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ये बढ़ावा दे रहे हैं अपनी कंट्रीज में, जिससे कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारी योजनाएं ऐसी चल रही हैं कि अगर आप स्मॉल स्केल कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको गवर्नमेंट क्या करती है, लोन प्रोवाइड कराती है, हम सबको ये पता है, ठीक है। तो इस तरीके से सारी कंट्रीज कर रही हैं, छोटे-मोटे लोन प्रोवाइड करा रही हैं, जिससे लोग अब अपना कोई बिज़नेस शुरू कर सकें स्मॉल स्केल पे। अब हमारे पास अगली आ जाती है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे सारी चीज़ें, पैसा, वर्कर्स, प्रोडक्शन सब लार्ज स्केल है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, इट इन्वॉल्व्स अ लार्ज मार्केट, मार्केट बड़ी है। वेरियस रॉ मटेरियल लोकल लेवल से नहीं आएगा, अलग-अलग जगह से आएगा, चाइना से आएगा, इज़राइल से आएगा, दुनिया भर से आएगा। ठीक है? दूसरा, यहाँ पे जो एनर्जी यूज़ हो रही है वो इनॉर्मस एनर्जी यूज़ हो रही है, जो पावर यूज़ हो रही है बहुत ज़्यादा यूज़ होगी। स्पेशलाइज़्ड वर्कर्स, जो यहाँ पे वर्कर्स हैं वो अपने काम करने में माहिर होंगे। टेक्नोलॉजी बिल्कुल एडवांस होगी। असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन होगा, यानी कि ये जो है असेंबली लाइन लगी हुई है, ये जो मशीन है ऐसे काम कर रही है इस तरीके से। और जो पैसा लगेगा, बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, लार्ज कैपिटल। ये मैन्युफैक्चरिंग आज की डेट में कहाँ चल रही है? यूनाइटेड किंगडम में चल रही है, नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका में चल रही है और यूरोप में चल रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के बारे में एक और चीज़ ने हमें बताई, कह रहा है कि वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स में बी ग्रुप्ड अंडर 2 ब्रॉड टाइप्स। वर्ल्ड के जो इंडस्ट्रियल रीजन्स हैं मेजर, उन्हें हम 2 ग्रुप में बाँट सकते हैं। वो कौन-कौन से 2 ग्रुप हैं? पहला ग्रुप आता है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन, जो ट्रेडिशनल तरीके से आज की डेट में भी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। These regions which are thickly clustered in a few more developed countries। ये जो है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपको कहाँ देखने को मिलेगी? डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलेंगी। ठीक है, आपको याद रखना है। सेकंड ग्रुप हमारे पास आ जाता है हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स। अब ये कौन से हैं? विच हैव डिफ्यूज टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ये इंडस्ट्रीज आपको कहाँ मिलेंगी? ऐसी जगह पे मिलेंगी जो कि कंट्रीज लेस डेवलप हैं। ठीक है, यहाँ पे ये तो ट्रेडिशनल अब बन गया है यहाँ पे, क्योंकि बहुत पहले से मैन्युफैक्चरिंग चल रही है, हो गया ट्रेडिशनल। हाई टेक्नोलॉजी यूज करके कुछ कंट्रीज ने अभी रिसेंटली ही शुरू किया है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, हाई टेक्नोलॉजी लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल रीजन्स विच हैव डिफ्यूज टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज आपको कहाँ मिलेंगी? लेस डेवलप्ड कंट्रीज में मिलेंगी।
अब अगला हमारे पास टॉपिक आ जाता है, साइज के बेसिस पे हमने देख लिया। अब हम देखेंगे रॉ मटेरियल के बेसिस पे हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को या फैक्ट्रीज को कितने लेवल पे क्लासिफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले रॉ मटेरियल के बेसिस पे हमारे पास आ जाती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगी। ऐसी इंडस्ट्रीज जो एग्रीकल्चर से निकले हुए प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेंगी, उन्हें हम कहेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। वो क्या है देख लेते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग कन्वर्ट रॉ फार्म मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स। खेतों से निकला हुआ जो रॉ फार्म मटेरियल है, इससे फिनिश्ड गुड तैयार होगा फॉर रूरल एंड अर्बन मार्केट्स, गांव के लिए भी और शहरों के लिए भी। इनमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ जाती हैं? फूड प्रोसेसिंग, शुगर, जूसेस, स्पाइसेस, ऑयल, टेक्सटाइल एंड रबर इंडस्ट्रीज, सारी की सारी किस में आ जाएंगे? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में आएंगे। आप ये सारे प्रोडक्ट देखें, ये सारे क्या है? एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं। टेक्सटाइल भी, कॉटन हमने पढ़ा था, ठीक है। रबर भी क्या होते हैं? रबर की भी ट्रीज होते हैं, तो सब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आगे कह रहा है फूड प्रोसेसिंग की हेडिंग दी हुई है हमें। एग्रो प्रोसेसिंग एक्टिविटीज इंक्लूड कैनिंग, फ्रूट प्रोसेसिंग, क्रीम प्रोडक्शन एंड कन्फेक्शनरी। एग्रो प्रोसेसिंग में ये सारी चीज़ आ जाएंगी। फूड को कैन में डालना, कैनिंग करना, फ्रूट की प्रोसेसिंग करना, क्रीम बनाना, क्रीम प्रोडक्शन एंड कन्फेक्शनरी। आगे कह रहा है ट्रेडिशनल मेथड लाइक ड्राइंग, फर्मेंटिंग एंड पिकलिंग एग्जिस्टेड सिंस एंशिएंट टाइम्स बट वर लिमिटेड बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, ये जो ड्राइंग है, फर्मेंटिंग है, पिकलिंग है, ये कह रहा है कि एंशिएंट टाइम से चलती हुई आ रही है हमारे यहाँ। ठीक है, ये डेयरी प्रोडक्ट को सुखाना, फर्मेंट करना, पिकल्स बनाना, ये कह रहा है कि एंशिएंट टाइम से चलती हुई आ रही है। लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से ये बहुत ज़्यादा फैल गई। उससे पहले ये लिमिटेड थी, उससे पहले क्या थी? लिमिटेड थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से बहुत बड़े लेवल पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे क्या कह रहा है? एग्री बिजनेस इज लार्ज स्केल कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में। तो एग्री बिजनेस क्या है? एग्रीकल्चर बिजनेस क्या है? कमर्शियल फार्मिंग एक तरीके से। इट इज ऑफन रन बाय कॉर्पोरेशन विद प्राइमरी इंटरेस्ट आउटसाइड द एग्रीकल्चर। इनका जो इंटरेस्ट है वो एग्रीकल्चर करना नहीं है, इनका इंटरेस्ट क्या होता है? पैसे कमाना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड रॉ मटेरियल बेसिस पे हम देखते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो रॉ मटेरियल के लिए क्या यूज करती हैं? मिनरल्स को यूज करती हैं। और मिनरल्स हम सबको पता है क्या होते हैं? अर्थ सरफेस से निकलने वाली जो चीजें उन्हें हम कहेंगे मिनरल्स। अब क्या है वो देखो। दीज इंडस्ट्रीज यूज मिनरल्स एज अ रॉ मटेरियल। मैंने अभी आपको ये बताया। कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं फेरस इंडस्ट्रीज। दीज यूज आयरन कंटेनिंग मिनरल्स लाइक आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज। फेरस हम सबको पता है, एफी मतलब क्या होता है? साइंस की लैंग्वेज में आयरन होता है। तो कुछ इंडस्ट्रीज आयरन बेस्ड रॉ मटेरियल यूज करती हैं। अब वो कौन कौन सी हो गई? जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो कि नॉन फेरस होती हैं। ये आयरन आयरन मेटल यूज नहीं करेंगी, ये उसके अलावा जो दूसरे मेटल है वो यूज करेंगी, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया। जैसे कि कौन सी इंडस्ट्री यूज करती है? नॉन नॉन फेरस इंडस्ट्रीज, ज्वेलरी इंडस्ट्री। ये क्या यूज कर रही है? एल्यूमिनियम यूज कर रही है और कॉपर यूज कर रही है। और इनमें आयरन नहीं होता, ये क्या है? नॉन फेरस मेटल है। ठीक है, आगे कह रहे हैं नॉन मेटेलिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज इंक्लूड सीमेंट एंड पॉटरी इंडस्ट्रीज। तो ये दोनों तो हो गई मेटल इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी? फेरस, इनमें आयरन है। नॉन फेरस, इनमें आयरन के अलावा दूसरे मेटल आ जाते हैं। अब ये दोनों क्या हो गई? मेटेलिक इंडस्ट्रीज हो गई। ये क्या हो गई? मेटेलिक इंडस्ट्रीज हो गई। इन दोनों के अलावा एक हमारे पास आ जाता है नॉन मेटेलिक इंडस्ट्रीज। ये मेटल यूज नहीं करेंगी। इसमें क्या क्या आ जाता है हमारे पास? सीमेंट इंडस्ट्रीज आ जाएगा और पॉटरी इंडस्ट्रीज आ जाएगा। थर्ड हमारे पास आ जाता है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। सच इंडस्ट्रीज यूज नेचुरल केमिकल मिनरल्स लाइक पेट्रोलियम, सॉल्ट एंड सल्फर। ठीक है, कुछ इंडस्ट्रीज क्या करेंगी? नेचुरल केमिकल को यूज करेंगी रॉ मटेरियल की तरह, जैसे पेट्रोलियम हो गया, सॉल्ट हो गया एंड सल्फर हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है? पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज विच यूजेस मिनरल ऑयल एज अ की रॉ मटेरियल। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में क्या यूज कर रहे हैं हम? पेट्रोलियम यूज कर रहे हैं एज अ रॉ मटेरियल। सम केमिकल इंडस्ट्रीज रिलाई ऑन वुड एंड कोल एज रॉ मटेरियल। कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो वुड पे डिपेंडेंट रहती हैं या फिर कोल पे डिपेंडेंट रहती हैं एज अ रॉ मटेरियल। वो क्या क्या हो गए? इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रोडक्ट्स लाइक सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक आर एग्जाम्पल ऑफ केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज आउटपुट्स। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर यानी कि प्लास्टिक के जो फाइबर होते हैं बने हुए, या फिर जो प्लास्टिक है, ये किसका एग्जाम्पल है? केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। आपको एमसीक्यूज के लिए याद रखने हैं। फोर्थ हमारे पास रॉ मटेरियल के बेसिस पे आ जाती है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री।
ऐसी इंडस्ट्रीज जो फॉरेस्ट से निकलने वाले प्रोडक्ट्स को यूज करेगी एज अ रॉ मटेरियल। अब वो क्या क्या हो सकते हैं? पहला पॉइंट वो जो अभी मैंने आपको बताया, द फॉरेस्ट प्रोवाइड मैनी प्रोडक्ट विच आर यूज एज रॉ मटेरियल। वो क्या क्या होते हैं? टिम्बर, टिम्बर फॉर फर्नीचर इंडस्ट्री, वुड, बैम्बू एंड ग्रास फॉर पेपर इंडस्ट्री ईटीसी। फिफ्थ हमारे पास आ जाता है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो एनिमल से निकले हुए प्रोडक्ट को, एनिमल से एक्सट्रैक्ट किए हुए प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज करेगी। जैसे हमारी लेदर इंडस्ट्री हो गई और वुल इंडस्ट्री हो गई। ठीक है। लेदर एंड वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स, हम सबको पता है। फॉर लेदर एंड वुलन इंडस्ट्रीज आइवरी कम्स फ्रॉम एलिफेंट टस्क। ठीक है, जो आइवरीज बनती है वो किससे बनती है? एलिफेंट टस्क से बनती है। ये है एलिफेंट टस्क। ठीक है। अब हमारे पास आ जाती हैं प्रोडक्ट के बेसिस पे इंडस्ट्रीज का क्वालिफिकेशन। हमने साइज के बेसिस पे देख लिया, हमने रॉ मटेरियल के बेसिस पे देख लिया। ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट के बेसिस पे। ठीक है। प्रोडक्ट के बेसिस पे कितनी तरह की होती हैं? सबसे पहले आती है हमारे पास बेसिक इंडस्ट्रीज। बहुत ध्यान से समझना, थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन असल में बहुत आसान चीज है। देखो क्या है, कह रहा है मशीन्स एंड टूल्स आर मेड ऑफ आयरन और स्टील। जो मशीन बनती है वो किससे बनेगी? या तो आयरन से बनेगी या फिर स्टील से बनेगी। अब ये क्या कह रहा है? द रॉ मटेरियल फॉर सच मशीन एंड टूल्स इज आयरन एंड स्टील। ठीक है। फिर से वही पॉइंट इसने दोहरा दिया कि मशीन और टूल्स में जो आयरन, जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो क्या यूज होता है? आयरन और स्टील होता है, जो अपने आप में भी एक इंडस्ट्री है। इसे इस तरीके से समझो, आयरन एंड स्टील क्या है? अपने आप में एक इंडस्ट्री है। यहाँ से निकलने वाला प्रोडक्ट एक दूसरी इंडस्ट्रीज के पास जा रहा है, जो इस प्रोडक्ट को एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रही है। ठीक है। तो इन इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं? बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। आयरन एंड स्टील का जो प्रोडक्ट है, जो रेडी प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है, वो दूसरी फैक्ट्री के लिए, दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए क्या है? रॉ मटेरियल है। तो इस तरीके से जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है वो क्या हो जाएगी? बेसिक इंडस्ट्री हो जाएगी। यहाँ पे देखो, मैंने समझाने की कोशिश की है आसान पॉइंट में। देखो क्या है, द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक अदर गुड्स। ऐसी इंडस्ट्री जिसके प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट बनते हैं बाय यूजिंग देम एज रॉ मटेरियल। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट यूज हो रहा है दूसरे प्रोडक्ट बनाने में, ये रॉ मटेरियल की तरह यूज हो रहा है। ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहेंगे? बेसिक इंडस्ट्रीज कहेंगे। इस वाली लाइन को छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ऐसे याद रखो, द इंडस्ट्री हुज प्रोडक्ट्स आर यूज टू मेक अदर गुड्स। ऐसी इंडस्ट्री जिसके प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट बनाने में काम आएंगे, ऐसी इंडस्ट्री को हम क्या कहेंगे? बेसिक इंडस्ट्री कहेंगे। सेकंड हमारे पास आ जाती है कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज एंड नॉन बेसिक इंडस्ट्रीज। अब यहाँ पे तो जो गुड्स हैं वो दूसरी फैक्ट्री में जा रहे हैं, लेकिन कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज में जो गुड्स हैं वो डायरेक्ट किसके पास जा रहे हैं? इंडस्ट्री में ना जाके, फैक्ट्री में ना जाके कहाँ जा रहे हैं? डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जा रहे हैं। देखो, द कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर डायरेक्टली। ठीक है। कंज्यूमर गुड्स फैक्ट्रीज ऐसी चीजें बनाएंगी जो डायरेक्टली किसके पास जाएंगी? कंज्यूमर के पास जाएंगी। लेकिन बेसिक इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था। बेसिक इंडस्ट्री में जो चीजें बन रही थी वो दूसरी फैक्ट्री में जा रही हैं, जो उसे रॉ मटेरियल की तरह यूज कर रही थी। लेकिन यहाँ पे जो चीजें बन रही हैं वो डायरेक्ट किसके हाथ में जा रही हैं? कंज्यूमर के हाथ में जा रही हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन, या तो ये 3 मार्क्स में आपको देखने को मिल सकता है कि बेसिक एंड कंज्यूमर गुड्स फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में क्या डिफरेंस होता है, आपको ये याद रखना है। कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज का एक एग्जांपल हमारे पास है, जैसे ब्रेड्स है, बिस्किट है, टी, सोप से डायरेक्ट किसके पास जाते हैं? कंज्यूमर्स के पास जाते हैं, ना कि किसी दूसरी इंडस्ट्री में जाके एज अ रॉ मटेरियल ये यूज होंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट एक टॉपिक आ जाता है, ऑनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज कितने टाइप की होती हैं। साइज के बेसिस पे देख लिया, रॉ मटेरियल के बेसिस पे देख लिया, और इसके अलावा हमने आउटपुट के बेसिस पे देख लिया, प्रोडक्ट के बेसिस पे देख लिया। अब ऑनरशिप के बेसिस पे सबसे पहला हमारे पास आ जाता है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। देखो क्या है, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज कौन चलाती है? गवर्नमेंट चलाती है। सोशलिस्ट कंट्रीज हैव मोस्टली स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज। ऐसी कंट्रीज जो सोशलिस्ट हैं, वहां पे जनरली आपको जो इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी वो गवर्नमेंट के हाथ में ही देखने को मिलेंगी। मिक्स्ड इकोनॉमीज हैव बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। ऐसी इकोनॉमीज जो कि मिक्स्ड हैं, जो कैपिटलिस्टिक भी हैं और सोशलिस्ट भी हैं, वहां पे आपको पब्लिक इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज भी देखने को मिलेंगी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा इंडिया। यहाँ पे
गवर्नमेंट ने बेसिक सर्विसेज अपने हाथ में ले रखी हैं, जैसे रेलवे है, ठीक है, रोड्स हैं, वो सारी चीज़ें किसके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ में है। लेकिन कुछ चीज़ें प्राइवेट लोगों के हाथ में भी हैं, जैसे कि हमारा जियो हो गया, ठीक है, ये प्राइवेट लोगों के हाथ में है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज का मालिक कौन होता है? कोई इंडिविजुअल पर्सन होता है या फिर कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। इन कैपिटलिस्टिक कंट्रीज मोस्ट इंडस्ट्रीज आर प्राइवेटली ओन्ड, यानी कि जैसे हमारा यूएसए हो गया। यूएसए क्या है? कैपिटलिस्टिक कंट्री है। यहाँ पे ज्यादातर जो सर्विसेज हैं वो किसके हाथ में है? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में है। तो यही इसने पॉइंट बताया कि कैपिटलिस्ट कंट्रीज में ज्यादातर इंडस्ट्रीज कौन चला रहा है? ज्यादातर इंडस्ट्रीज कौन चला रहा है? गवर्नमेंट चला रही है, ठीक है, और सॉरी प्राइवेट सेक्टर्स चला रहे हैं। अगला हमारे पास आ जाता है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। अब इसमें प्राइवेट भी होगा, प्राइवेट लोगों का भी कुछ शेयर होगा और गवर्नमेंट का भी कुछ शेयर होगा, ठीक है। देखो इससे क्या कह रहा है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज आर मैनेज बाय जॉइंट स्टॉक कंपनीज और अ पार्टनरशिप बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इतना ही कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज में पार्टनरशिप होती है। किस किस की पार्टनरशिप होती है? पब्लिक यानी कि गवर्नमेंट की और प्राइवेट सेक्टर की। दीज इंडस्ट्रीज आर जॉइंटली ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इन्वेस्टर। अभी वही सेम पॉइंट हमने बताया कि इसे ऑपरेट कौन कर रहा है? गवर्नमेंट भी ऑपरेट कर रही है और प्राइवेट सेक्टर भी ऑपरेट कर रहा है, दोनों मिलकर ऑपरेट करते हैं। जैसे कि एसबीआई हमारा एक सेमी गवर्नमेंट बैंक है। अगला हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, 5 मार्क्स में देखने को मिलेगा और मुझे 99% चांस ये लग रहे हैं कि ये इस बार बोर्ड में आने वाला है, हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो अपने यहाँ हाई टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक एक करके समझते हैं। हाईटेक इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड ऑन इंटेंसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाईटेक इंडस्ट्रीज में एडवांस लेवल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है और ये मैन्युफैक्चरिंग आंखें बंद करके नहीं होगी, पूरी तरीके से रिसर्च करके और डेवलपमेंट पे करके, टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट करके तब जाके यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। आगे कह रहा है, दीज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस गुड्स विद साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिसीजन लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फार्मास्यूटिकल। यहाँ पे जो चीजें बन रही हैं ये साइंटिफिकली एकदम तरीके से बनेंगी, सटीक तरीके से बनेंगी और बिल्कुल प्योर तरीके से इंजीनियर्ड होंगी, परफेक्ट तरीके से इंजीनियर्ड होंगी। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स बनते हैं, यहाँ पे आप कोई कमी नहीं कर सकते, कोई गलती नहीं कर सकते। जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं, यानी कि जहाँ पे दवाइयाँ बनती हैं, यहाँ पे भी आप कोई गलती नहीं कर सकते। पूरे साइंटिफिकली करेक्ट तरीके से, इंजीनियर्ड तरीके से आप यहाँ पे चीजें बनाते हैं। द वर्क फोर्स मेनली इंक्लूड हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल। यहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं वो हाईली स्किल्ड लोग होते हैं। हालांकि यहाँ पे मैनुअल लोग भी होते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स भी होते हैं, लेकिन ये कम होते हैं। ज्यादातर कौन होंगे? यहाँ पे हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स होंगे। यही इस पॉइंट में लिखा है, द वर्क फोर्स मेनली इंक्लूड हाईली स्किल्ड लेबर्स प्रोफेशनल्स आउट नंबरिंग द मैनुअल वर्कर्स। यानी कि हाईली स्किल्ड लेबर ज्यादा है, मैनुअल वर्कर्स कम है। टेक्नोलॉजीज लाइक रोबोटिक्स, कैड एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स आर कॉमनली यूज। ऐसी इंडस्ट्रीज में रोबोट्स भी यूज हो रहे हैं, कैड भी यूज हो रहा है। कैड एक सॉफ्टवेयर है जो डिजाइनिंग के लिए यूज होता है, एंड इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स इस इंडस्ट्रीज में देखने को मिलेंगे। ज्यादातर चीजें कैसी यूज होंगी? इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड होंगी, रोबोट्स होंगी। आगे कह रहा है, इसके एग्जांपल्स हैं कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे कंप्यूटर बनते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज, रोबोट्स बनाने वाली इंडस्ट्रीज, एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन, जहाँ पे दवाइयाँ बन रही हैं। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये सारे हैं हाईटेक इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल्स। आपको ये याद रखना है, एमसीक्यूज में पूछ सकता है आपसे। उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। आगे कह रहा है, हाईटेक इंडस्ट्रियल एरियाज फीचर नीट लो राइज एंड स्प्रेड आउट बिल्डिंग लाइक ऑफिसेज, लैब्स, प्लांट्स इंस्टेड ऑफ लार्ज फैक्ट्रीज। ये जो हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं, जरूरी नहीं ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जैसे आपको दिखाई दे। ये लो राइज होते हैं, मतलब एक फ्लैट में, एक छोटे से ऑफिस में, एक छोटी सी लैब में, एक छोटे से वर्कशॉप में आपको ये देखने को मिल जाएंगी। जरूरी नहीं है कि लार्ज फैक्ट्रीज जैसे ही ये बाहर से दिखाई दे। कह रहे हैं कि बिजनेस पार्क्स फॉर हाई टेक स्टार्टअप्स आर नाउ कॉमन इन रीजनल एंड लोकल डेवलपमेंट प्लान्स। आज की डेट में हर एक कंट्री अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम में बिजनेस पार्क इंक्लूड कर रही है, ठीक है। आप हमारे यहाँ भी देख सकते हैं, हमारे यहाँ आप नोएडा देख सकते हैं, गुड़गांव देख सकते हैं, या फिर बेंगलोर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको बिजनेस पार्क देखने को मिलेंगे। तो आज की डेट में डेवलपमेंट प्लान्स में ये सारी चीज़ें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, बिजनेस पार्क बना रहे हैं।
आगे कह रहा है हाईटेक इंडस्ट्रीज विच आर रीजनली कंसंट्रेटेड, सेल्फ सस्टेन्ड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड आर कॉल्ड टेक्नोपोलीज। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि टेक्नोपोलीज क्या होते हैं। ऐसी हाईटेक इंडस्ट्रीज जो कि रीजनली कॉन्सेंट्रेटेड होंगी, जो आपको एक ही जगह पे मिलेगी, ऐसा नहीं कि मल्टीनेशनल है, रीजनल रीजनल लेवल पे है। दूसरा सेल्फ सस्टेन्ड है, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट इन्हें एड कर रही है, ये अपने आप चल रही हैं, अपना प्रॉफिट कमा रही हैं, अपना ही प्रॉफिट लगा रही हैं, आगे इन्वेस्ट कर रही हैं। एंड दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड। इस तरह की हाईटेक इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं? टेक्नोपोलीज कहते हैं। जैसे कि हमारे लिए एक एग्जांपल यहाँ पे हमारी बुक ने दिया है, सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सिलिकॉन वैली नियर सैन फ्रांसिस्को। एक सिलिकॉन वैली हमारे इंडिया में भी है। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी। और यहाँ तक आप पहुँच गए हैं तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मैंने पूरी तरीके से कोशिश की है कि जितना ईज़ीएस्ट हो सके, जितना आसान तरीके से हो सके आपको चैप्टर समझाऊँ। आप अपने दोस्तों के साथ ये चैनल शेयर कीजिए, ये वीडियो शेयर कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट। टेक केयर एवरीबॉडी।